मालूम है, इतना निर्दोष हूं मैं इतना इनोसेंट हूं भाई। मैंने लोग जो है आपके विरोधी जो है वो कहते हैं कि आप इतनी बारीकी से लोगों का सफाया करते हैं कि आपके विरोधियों का पता ही नहीं चलता। और पता नहीं, मतलब देखिए, आपको मैंने कहा, मैं आपको 96 से देखता आ रहा हूं और हम लोग बहुत पुराने जमाने से, मैंने आपको कभी इस तरीके से नहीं पाया। आपने जब भी कुछ कहा मेरे मुंह पे बोला। मुझे लगता है शायद आप ऐसे लोगों से डील करते होंगे, लेकिन ये लोग कहते हैं आपके बारे में। भाई अब मैं कैसे अपना एनालिसिस करूंगा जी। मुझे लगता है मैंने जिंदगी में ऐसा कोई सोचा भी नहीं, सोच भी सकता नहीं हूं। लेकिन मैं तो जैसा आपने कहा तो मैंने कहा अच्छी बात मुझे निकाली आपने क्योंकि मैं बहुत बारीकी से काम को करना मेरा स्वभाव है जी। और मैं बेसिकली बड़ा ऑर्गेनाइज पर्सन हूं, बहुत बहुत ऑर्गेनाइज हूं जी। मुझे एक चीज एक साथ 8 चीजें अपने आप सूझती है, ऐसा गॉड गिफ्ट ऐसी क्वालिटी है। दूसरा भाई अब ये अहंकार, ये घमंड, या तो मैं कोई ऐसी गलती करूं, ऐसा कुछ बुरा कर दूं तो ये सारे आरोप हट जाएंगे जी। क्योंकि वो आरोप दिखेगा वो चलेगा। मेरा केस ऐसा है कि वो दिखता है नहीं कि है नहीं, तो फिर ऐसे चीजें चलाना सरल होता है। प्रूफ नहीं चाहिए, किसी को कह दिया भाई अजय घमंडी है जी। क्या प्रूफ लाना, कोई जरूरत नहीं। हाँ यार होगा घमंडी, तो ये ऐसे ही कुछ एक नेता है, मैं आपको नाम गिना देता हूँ। दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, मणिशंकर अय्यर, जयराम रमेश, ये तमाम लोग अगर जैसे हम लोग उनसे बात करते हैं, बार बार कहते हैं अगर मोदी जी की सरकार बने ना, देख लेना तुम लोग सबकी क्या हालत होती है। वो आदमी डिक्टेटर है, वो आदमी फैसिस्ट है। राम रमेश, ये तमाम लोग अगर जैसे हम लोग उनसे बात करते हैं, बार बार कहते हैं अगर मोदी जी की सरकार बने ना, देख लेना तुम लोग सबकी क्या हालत होती है। वो आदमी डिक्टेटर है, वो आदमी फैसिस्ट है। और वाकई में मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, पर गुजरात में तो आप सरकार चला रहे हैं ना, 4 बार से मुख्यमंत्री हैं, यहाँ कौन सा फैसिज्म चला रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं ना भाई, या तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए या उनका ट्रैक रिकॉर्ड सुनिए। मोदी जी, आपकी एक और कविता पढ़ रहा हूं, गति का गीत। गोधरा की धूल संध्या के सूरज की सांस को कहां तक कष्ट देगी। सूरज की तेज सांस सर्दी की सुबह को कब तक काटेगी। दोपहर का सूरज काली सड़क को कहां रौंदेगा। अब तो रुक जाओ, मेरे सूखे खेत में त्रिशूल उगाना बंद करो। किसी के मक्खन जैसे कोमल पैरों में से ये त्रिशूल खून चूस लेंगे, उसे पहले बंद करो। इसमें और भी पंक्तियां हैं, लेकिन एक आगे की और पंक्ति मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। आपने इसमें आगे लिखा, इस दाग को रूपवान बनाना बंद करो। मुझे तो मध्याह्न के तपते सूरज का गीत गाना है। उसी बच्चे में तेज पैदा कर तुम इंतजार करो, इसके बाद के एल्बम में दाग नहीं होंगे। परंतु हाय, उससे पहले तो कितनी ही बच्चों का गरम गरम खून इन त्रिशूलों को जलाने के लिए बहा होगा। इसलिए कहता हूं, त्रिशूल उगाना बंद करो, मुझे गति प्रगति का गीत गाना है। क्या मतलब था इसका? देखिए, ये कविता शायद मेरी राजनीति में आने से पहले की है जी, बहुत पहले की है। ज्यादातर मेरी कविताओं में प्रकृति का प्रभाव बहुत रहता है जी। और दरअसल ये विषय खेत के अंदर जो फसल काटने के बाद जो आखिर की जो चीजें रहती है ना जी, उससे संबंधित है जी। वो शूल की तरह काटता है, खून निकलता है और गरीब किसान के बच्चे की जिंदगी आती है। अब मैं कहता हूं कि भाई जिंदगी यहां ठहरेगी क्या। तो मेरे दिमाग में प्रगति, गति, ये शायद बहुत बहुत छोटी उम्र से मेरे दिमाग में चीजें भरी पड़ी है। समाज की जो स्थिति देखता हूं तो दर्द मेरा निकलता है, लेकिन मैं निराशावादी नहीं हूं। इसलिए दर्द में से मैं भी आशा ढूंढता हूं। दर्द के बीच में दौड़ना चाहता हूं और मैं कहता हूं यार है कब तक उसी की बात करते रहो। चलो निकल पड़ो जी, चले अपन कहीं और चले जी, एक कदम कहीं और चले, इस मिजाज में से। और मैं शायद उन दिनों में दाहोद के जंगलों में ट्राइबल की सेवा के काम में लगा हुआ था और उन ट्राइबल लोग वो पहनते नहीं अपना, जी हाँ, पैर में चप्पल नहीं, पैर में चप्पल पहनते नहीं।
और दाहोद के हमारे जो ट्राइबल हैं वो ज्यादातर रोड बनाने का काम करते हैं, और रोड में जब डामर डालते हैं जी, तो इतना गर्म होता है, इनके पैर के नीचे वो होता उनको पता ही नहीं होता है। मैं चीखता था, अरे भाई तेरा पैर जल जाएगा। जी, पैर रखने के बाद भी उसका पैर ऐसा हो जाता था, उसको पता भी नहीं चलता कि इतना गरम गरम डामर टार जी, उसके पैर के नीचे है। जी, उस दर्द में से वो डामर का रोड का बात आया है। जी, तो मैं उन ट्राइबलों के बीच में रहता था, तो मेरे मन को ये चीजें बहुत छूती थी। वो नरेंद्र मोदी जो इस तरह की कविता लिखता है, उस नरेंद्र मोदी के बारे में जब एक इंटरव्यू में आपने कहा, जो वो कुत्ते के पिल्ले का जिक्र बार बार आया और आपके विरोधियों ने उसे ताना बनाकर आपको दे मारा, आपको लगा नहीं कि भाई साहब जरा एक बार मेरी कविता तो पढ़ लीजिए? कोई जरूरत नहीं। देखिए इसमें क्या है, इस चीज में जिस फॉरेनर ने इंटरव्यू लिया था, जी, जब ये विवाद हुआ, एक फॉरेनर ने ट्वीट करके कहा जी, कि गलत कर रहे हैं आप लोग, न मोदी जी ने ऐसा कहा है न मैंने ऐसा लिखा है। जी, तो ये हमारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है, जी, जिनकी अपनी रोजी रोटी न्यूज ट्रेडर्स की जो है, उनकी टोली का एक काम था। जी, दूसरा प्रॉब्लम जो है ना, अंग्रेजी भाषा में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनका भी एक प्रॉब्लम है कॉन्वेंट वालों का, कि उनको सचमुच में बहुत सी चीजें समझ नहीं आती। उनका इरादा गलत नहीं होगा, लेकिन बट नेचर उनको समझ नहीं आता है। हमारे देश में कोई भी ये कहे कि भाई चींटी मर जाए तो भी मुझे दुख है, बिल्कुल। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको चींटी कहा, ये कहने का एक तरीका है। जी। और देखिए भाषा और भाव, उसको समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे हिंदुस्तान के लोग मिले हैं और मैं ये कहूं कि राधिका तूने बांसुरी चुराई, जी, जैसे ही मैं कहूंगा राधिका तूने बांसुरी चुराई, आपके मन में कौन सा भाव आएगा? जाहिर बात है। एक सात्विक, प्यार, रोमांस, डिग्री अलग अलग हो सकती है, वही आएगा। बिल्कुल। लेकिन यही मैं बात अंग्रेजी में कहूंगा, जी, राधिका हैज स्टोलन द फ्लूट, आप ये कहोगे गो टू द पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्ट। जी, एक ही चीज भाषा में कितना फर्क पड़ता है। तो ये समस्या उन लोगों की है जिनको भारत के भावों का अंदाज नहीं है, और उन्होंने चला दिया। अब मेरा नेचर नहीं है कि भाई इसके पीछे लोपापति करने के लिए टाइम खराब करूं, जो एक और दाग से यार क्या है, 200 लग गए तो 201 लग जाएंगे। अच्छा दागू, मैं भीतर से जी, अगर मैं भीतर से साफ हूं जी, मैं कहां रोता रहूंगा। दागों की बात करें मोदी जी, सद्भावना यात्रा के समय मैंने आपको इंटरव्यू उस समय भी किया था, और उसके अगले ही दिन वो तथाकथित तौर पर टोपी प्रकरण हुआ। उसके बाद एक टोपी कल्चर निकल पड़ा, कई सवाल आपके ऊपर दागे गए। आपने भी कहा कि भाई क्या जरूरत है टोपी पहनने की। सिंबोलिज्म की ये राजनीति क्या वाकई में सिर्फ आपको टारगेट करने के लिए, आप सरीके के लोगों को टारगेट करने के लिए की जाती है? नहीं नहीं, मैं खुद लड़ाई लड़ता हूं। इस लड़ाई को मैंने निमंत्रण दिया हुआ है, मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देता। यस, आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मैंने खुद, जी, मैं मानता हूं जी, हमने देश को बांटा है, देश को तोड़ा है, इस प्रकार की राजनीति करके। जी, हम क्यों किसी का भला नहीं करते? जैसे मैंने गुजरात में ठान ली कि मुझे 100% बच्चियों को स्कूल ले जाना है। अब जब 100% आया तो उसको कोई रंग होता है क्या, कोई पंथ होता है क्या? जी, सरकार का काम यही होना चाहिए। ये सब गलत कर रहे हैं और मैं इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, और ये मैं इन चीजों को नहीं चलने दूंगा। मैं मानता हूं कि ये सारे जो सिंबल हैं, जी, जो इबादत के लिए हैं, वो सियासत के लिए नहीं होना चाहिए। ये मेरा साफ। आपके रैली में फैजाबाद में श्री राम का पोस्टर पीछे था, उसे लेकर भी तमाम तरह की शिकायतें हैं। राम राज्य की परिकल्पना की बात आपने की, जो कि वाजपेयी जी भी करते थे, उसके पहले महात्मा गांधी भी करते थे, उसे लेकर भी आपके ऊपर आक्षेप। क्या हिंदुत्व वाकई में आपके ऊपर एक तीर की तरह इस्तेमाल किया जाता है? पहली बात है, मैं अभी आपके यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ जी, आपने यहाँ क्या सजाया मैंने देखा क्या? आके के मैं बैठ गया जी। अब कल निकलेगा कुछ यार वहां वो था वहां वो था, इसको मैं क्या करूंगा भाई? इसके जवाब मैं कहां देता फिरता रहूंगा? लेकिन जो हिंदुत्व की एक छवि आपके साथ बना दी गई, आरएसएस के प्रचारक आप रहे, आपने इस बात को कभी छिपाया नहीं।
आप जाहिर सी बात है प्रचारक रहे हैं तो आप आरएसएस की आइडियोलॉजी को अपना मानते रहे हैं। हिंदुत्व क्या वाकई में घृणा पात्र है? क्या हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी के तौर पर गलत है? आप क्या मानते हैं? देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है और हमने इसको अब विवाद करने की जरूरत रहती नहीं है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुत्व ये रिलीजन नहीं है, इसलिए उसको रिलीजन के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये वे ऑफ लाइफ है और इसलिए जी। अगर सुप्रीम कोर्ट की इस बात को हम कहें तो बाकी सारे विवाद बेकार है। लोग फिर इसे क्यों आपके गले में घंटी के तौर पर बांधकर आपको डुबोने की पूरी तैयारी करते हैं? ऐसा है, उनको प्रयत्न करने दो भाई, उनको प्रयत्न करने दो कि उनका वही रास्ता है जी। उन्होंने जीवन भर उन्हीं खिलौनों से खेला है, इसलिए उनको डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस, नौजवानों के लिए रोजगार, माताओं बहनों का सम्मान, किसानों को पानी, किसानों को बिजली, ये चीजें उनको याद कहां से आएगी जी? 60 साल तक जिस खिलौने के लेकर के वो खेलते रहे जी। और मोदी एक ऐसी चीज लेके आया है जो उनके पल्ले नहीं पड़ रही है। तो मोदी कहता है गुड गवर्नेंस, मोदी कहता है रोजगारी, मोदी कहता है डेवलपमेंट, मोदी कहता है देश में सुख और शांति। अब ये उनका मैच नहीं हो रहा है। एक दो चुनाव के बाद शायद वो आ जाएंगे इस लाइन पे। एक और आपका साक्षात्कार था, उसमें आपने अपने आप को मुझे पूरी तरीके से सीख अच्छे से याद, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपने कहा था बाय बर्थ आई एम हिंदू, जन्म से मैं एक हिंदू हूं, मैं एक राष्ट्रवादी हूं, इस नाते मैं एक हिंदू राष्ट्रवादी हूं। इस बयान को लेकर लोगों ने अलग अलग आकलन किए, अलग अलग टिप्पणियां की। क्या आपको लगता है कि लोग आपके बयान को माइक्रोस्कोप पर लेकर देखते हैं? देखना ही चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। मोदी की हर चीज की स्क्रूटनी होनी चाहिए जी। लोकतंत्र की यही तो ताकत है भाई। लोकतंत्र में हमने इस पूरे परिवार को बर्बाद क्यों कर दिया? क्योंकि किसी ने, आप लोगों ने हिम्मत ही नहीं दिखाई उनको सवाल पूछने की, उनकी आलोचना करने की हिम्मत नहीं दिखाई, इसलिए उन पूरे परिवार तबाह हो गया। आज आकर के काम खड़ा है। मैं तो चाहता हूं आप लोग औरों की 10 आलोचना करते हैं, मेरी 20 करो। उनके चमड़ी उधेड़ते हो तो मेरी बाल की खाल भी उधेड़ो। भाई ये तो तपने से तो फायदा होता है जी। ये तो अच्छी चीज है। लोकतंत्र में क्रिटिसिज्म, ये तो लोकतंत्र की आत्मा है। क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो देश अटक जाएगा, विकास व्यक्ति का भी अटक जाएगा, इवन मोदी भी ठहर जाएगा। मैं तो मानता हूं जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म है अच्छा है जी। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, क्रिटिसिज्म नहीं होता है, क्योंकि क्रिटिसिज्म में रिसर्च करना पड़ता है जी। मेहनत करनी पड़ती है। आज आप मेहनत करके आए हो, किताबें लाए हो, कविताएं पढ़ के आए हो, तो आपको मेहनत पड़ी है, वरना आप भी तो वो रूटीन पॉलिटिकल आंसर क्वेश्चन लेकर के फेंक के चले जाते हैं। लेकिन आपने चीज को इंटरेस्टिंग बनाया, मेहनत की, तो क्रिटिसिज्म का मजा आता है। मैं मानता हूं कि क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है देश में, एलिगेशंस हो रहे हैं। एलिगेशंस इज नॉट अ क्रिटिसिज्म। देश को, लोकतंत्र को मजबूत बनाना है जी। व्यक्तियों की कमियां तो उजागर होनी चाहिए, लेकिन इट शुड बी क्रिटिसिज्म एंड क्रिटिसिज्म ऑलवेज, मैं मानता हूं कितना ही नेगेटिव क्रिटिसिज्म होगा, अल्टीमेटली इट इज ए कंस्ट्रक्टिव। अगर मैं कुछ एक बयान आपके सामने रखूं, हालांकि उससे कई बार बड़ी दिक्कत भी आती है, जैसे सोनिया जी ने कहा आप नफरत की खेती बोते हैं। उसके पहले गुजरात के चुनाव में एक और उपाधि आपको दी गई थी, मैं उपाधि ही कहूंगा उसे। इस तरीके की कई भाषा आपके लिए की जाती है। राहुल गांधी भी आपके लिए कई तरह की टिप्पणियां करते हैं, जिसका जवाब बखूबी आप अपनी रैलियों में देते हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। उसी लिहाज में अगर हम देखें तो प्रियंका गांधी ने यहां तक कह दिया, जब आपने कहा कि वो मेरी बेटी की तरह है, कि मैं राजीव गांधी की बेटी हूं। लोग आपके ऊपर खास करके आपके, ऐसा कहा? किस इंटरव्यू में कहा? आपने एक दूरदर्शन के इंटरव्यू में आप कहा, दूरदर्शन का इंटरव्यू दिखा दीजिए, मेरी बेटी की तरह है। दूरदर्शन का इंटरव्यू दिखा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं आपको जी। और मैं चाहूंगा जी। ये काम अजय जरूर करें। बिल्कुल हम जरूर करेंगे। और ये शब्द आप निकालें तो सार्वजनिक जीवन